तो सबसे पहला क्वेश्चन बात करें दोस्तों, निम्न में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है। 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है आपके पास, इसमें से बताना है कि क्या एक पशु ऊतक नहीं है। इसके राइट आंसर बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर बात करें पशु ऊतक क्या है, तो पशुओं या जंतुओं में मुख्यतः 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं, तो उपकला ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। इस प्रकार से आपसे पूछा है कि कौन सा एक पशु ऊतक नहीं है, तो इनमें से ऑप्शन नहीं है कि कौन, ये चारों ही पशु ऊतक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विकास के सिद्धांत से संबंधित है। 4 ऑप्शन है, आपको इसे बताना है, तो इनमें से जो विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित यानी कौन लाया था। इसका राइट आंसर बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने जैविक विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में 1859 ईस्वी में प्रकाशित किया था। उन्होंने माना कि जीव प्रजातियां अपने वर्तमान स्वरूप में लंबे समय से चल रहे क्रमबद्ध जैविक विकास के परिणाम से आई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पौधों में किस ऊतक के कारण लचीलापन होता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो पौधों में लचीलापन होता है वो किस ऊतक के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बी, यानी कोलेन काइमा के कारण पौधों में लचीलापन होता है। इनमें कोलेन काइमा ऊतकों की उपस्थिति के कारण होता है। यह पौधों के विभिन्न भागों जैसे पत्ती और तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या प्रजातियों की संख्या के स्थिर बने रहने से संबंधित है। आपको बताना है प्रजातियों की संख्या से स्थिर बने रहने से क्या संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रजनन हो जाएगा। वह प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है प्रजनन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जीके एंड साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक्स मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं दोस्तों। इसमें जीके के टॉपिक वाइज, जी हां दोस्तों, आप पूरा टॉपिक वाइज जीके एंड स्टैटिक जीके कवर कर सकते हैं। 70 ज्यादा टॉपिक मैंने कवर किए, इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है, सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा, ऑल इन वन दोस्तों, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है। एक सिंगल ई बुक से आप सारे के सारे, आपको इधर उधर कहीं भी भटकना नहीं है, सिंगल ई बुक में सारे के सारे टॉपिक डाल दिए गए। बहुत मेहनत दोस्तों मैंने इसे बनाया है, आप इसे ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और निश्चित तौर पे आपको सब कुछ यहाँ से रिवीजन करना है एंड कवर करना है, तो इस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड सेकंड दोस्तों है आपका साइंस का 1000 क्वेश्चन, जो निश्चित तौर पे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, और ऐसे प्रश्न जो बार बार आपके परीक्षा में पूछे गए जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान से, जो कि कंप्लीट डिटेल के साथ है, आप सारे प्रश्न डिटेल के साथ देख सकते हैं। तो ये दोनों ई बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, निश्चित तौर पे आपको लेना चाहिए। ये वाला बुक दोस्तों 35,000 से ज्यादा स्टूडेंट ले चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो फटाफट ले लीजिए। सभी ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने दे दिया है, और आने वाले एग्जामिनेशन में कंप्लीट प्रिपरेशन कीजिए दोस्तों, निश्चित तौर पर आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत किया है मैंने। संयोजी ऊतक खाली स्थान है से निकलते हैं, यानी संयोजी ऊतक इनमें से किससे निकलते हैं। राइट आंसर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्य जन स्तर। जो प्रारंभिक भ्रूण में एक्टोडर्म और एंडोडर्म स्तरों के बीच में मीसोडर्म या मध्य जन स्तर होता है, मेसोडर्म से ही संयोजी ऊतकों का निर्माण होता है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों ये हमने आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक बनाए हैं, जो कि मैथ के, इसमें जो मैथ के हैं 500 सुपर गेस क्वेश्चन है दोस्तों, गेस क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर ले लीजिए, जिससे आपको आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम में ज़रूर से प्रश्न आएंगे। ये ग्रुप क्वेश्चन पूरा साइंस और ट्रिक के साथ है, और आप इसे चैनल में के डिस्क्रिप्शन में जाके इसे आप खरीद सकते हैं, जिससे आपको आने वाले जो ग्रुप डी एग्ज़ाम है उससे बहुत हेल्प मिलेगी। इसके अलावा जो जीके का है वो टॉपिक वाइज 70 से प्लस टॉपिक वाइज है दोस्तों, सारा कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो इस ई बुक में आपको नहीं मिलेगा, सारा इस ई बुक में है। तो आप इसे भी ज़रूर ख़रीद लीजिएगा, क्योंकि अगर आपसे ख़रीद लेते हैं, इसको ख़रीद कर आप तैयारी शुरू कर दीजिए। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे इसमें रिलेटेड क्वेश्चन ना हो या ना आए। तो इसका भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक मिल जाएगा, जिससे आप वहां से आसानी से इसे ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वसा ऊतक इनमें से किस में उपस्थित होते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो वसा ऊतक होता है इनमें से किस में उपस्थित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सब क्यूटेनियस लेयर। वसा ऊतक विशिष्ट प्रकार के संयोजी ऊतक हैं,
विकल्पों से ये सबक्यूटेनियस लेयर में उपस्थित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों यदि आप एसएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं दोस्तों, अनअकैडमी के टॉप बैचेज आ चुके हैं टॉप एजुकेटर के साथ, जिससे आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। अपकमिंग सीएचएसएल के दोस्तों एक बैच स्टार्ट हो चुकी है 4 मई से। इस बैच के थ्रू आप सीजीएल एंड सीएचएसएल अपकमिंग 2022-23 की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों बहुत सारे बैच लाइक सफलता बैच सीजीएल सीएचएसएल के लिए है, आपके लिए ऑल एग्जाम जो ऑल बैच जनरल स्टडीज के लिए देखिए एसएससी एग्जामिनेशन के लिए 4 मई से स्टार्ट हुई है। बहुत सारे ऐसे बैचेज हैं सीपीयू के लिए, कह लीजिए स्टेनोग्राफर के लिए, फाइनल पंच एसएससी एमटीएस के लिए जो कि आपका जुलाई महीने में होने वाला है, 6 मई से स्टार्ट होने वाला। इन सभी को आप एक्सेस कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस। और अनअकैडमी प्लस में जब आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे रेज हैंड का भी फीचर है, इसके माध्यम से आप डायरेक्ट एजुकेटर से बात कर सकते हैं कभी भी क्लास के दौरान। और दोस्तों यहाँ पे आस्क का डाउट फीचर भी इनेबल हो जाएगा जब प्लस में आएंगे। आप कभी भी दोस्तों 3 डाउट एक साथ सेंड कर सकते हैं और आपको उसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। ये सभी चीजें दोस्तों आप अनअकैडमी प्लस के माध्यम से ले सकते हैं। और दोस्तों उसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोड इस्तेमाल करेंगे OJ10। एक साथ OJ10 लगाएंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट दोस्तों अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट कीजिए। जो अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनरिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। जो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक इनमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी जोसेफ लिस्टर, जो कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। एडवर्ड जेनर की बात करें तो ये चेचक के टीके की खोज की थी। लुई पाश्चर की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये स्वतः जननवात तथा पाश्चराइजेशन की खोज की थी। और विलियम हार्वे की बात करें तो इन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा गलत है? तो आपको बताना, 4 ऑप्शन है इनमें से, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जोसेफ लिस्टर, जो कि कुष्ठ रोग का उपचार, ये गलत है। जोसेफ लिस्टर की बात करें दोस्तों तो ये एंटीसेप्टिक सर्जरी से संबंधित हैं। और जो तीनों हैं, जोनास ई सॉल्क वो पोलियो के विरुद्ध टीका की खोज की थी। अलेक्जेंडर की फ्लेमिंग की बात करें तो पेनिसिलिन की खोज की थी। और एडवर्ड जेनर की बात करें तो चेचक के विरुद्ध टीकाकरण खोज की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि जो बैक्टीरिया से कौन सा रोग इनमें से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी तपेदिक जो होता है वो बैक्टीरिया से नामक से होता है। तपेदिक जिसे हम टीबी कहते हैं दोस्तों, रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस जीवाणु द्वारा होता है। इसे हिंदी में एचमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो यक्षमा भी इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है। इनमें से आपको बताना है कि जो अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कवक से बनता है। अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन कवक पेनिसिलियस नाइटेयम तथा पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से प्राप्त किया जाता है। अगर इसके खोज की बात करें दोस्तों तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज वर्ष 1928 में की थी। ये भी आप लोगों जरूर याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइकेन 2 जीवों का सहजीवन माना जाता है, वह सूक्ष्म जीव है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो लाइकेन है 2 जीवों का सहजीवन माना जाता है, वे सूक्ष्म जीव कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शैवाल और कवक। लाइकेन 2 जीवों का सहजीवन माना जाता है जिसमें शैवाल और कवक सहजीवन व्यतीत करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि इनमें से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी हैजा जो है वो जीवाणु के कारण होता है। हैजा जिसे हम कोलेरा भी कहते हैं, वाइब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से, जबकि चेचक की बात करें हम तो ये स्मॉल पॉक्स वायरस से, और पेचिस की बात करें तो ये एक्ट अमीबा हिस्टोलिटा से, तथा इन्फ्लुएंजा नामक संक्रमण रोग इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वायरस से फैलता है? ये भी मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि वायरस से कौन सा रोग फैलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी इन्फ्लुएंजा। अभी मैंने आपको बताया था इन्फ्लुएंजा जो कि वायरस से फैलता है। टाइफाइड रोग,
साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होती है? अभी मैंने आपको बताया है, तो आपको बताना है कि डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी बैक्टीरिया तथा वायरस क्रमशः। डिप्थीरिया और कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी नामक बैक्टीरिया द्वारा तथा इन्फ्लुएंजा जो कि आर्थोमिक्सो वायरस द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रतिजैविक। प्रतिजैविक जो कि एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं और इनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, बताना है कि कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कुष्ठ रोग जो है वो जीवाणु संक्रमण के कारण, जो कि माइकोबैक्टीरियल लेप्री नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है, यानी इनमें से किसके द्वारा दूध को खट्टा किया जाता है? इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से ही दूध को खट्टा किया जाता है, जो कि लैक्टोबैलिसस नामक बैक्टीरिया द्वारा ही दूध यानी दही को खट्टे में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है। आपको बताना है, इनमें से 4 ऑप्शन है। तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना, क्योंकि न्यून तापमान पर जीवाणुओं की वृद्धि तथा उपापचयी क्रियाएं कम हो जाने से ये निष्क्रिय हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उस रोग का चयन करें जो कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में सीधे नहीं फैलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड ये भी क्वेश्चन है, बताना है कि कौन सा वो रोग है जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में सीधे नहीं फैलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी टिटनेस है, जो कि एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य में सीधे नहीं फैलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एड्स वाले को आवश्यक रूप से HIV संक्रमण होता है, इससे क्या तात्पर्य है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी यदि आपको एड्स यानी HIV है तो आपको HIV होगा, यानी सॉरी यहाँ अगर आपको एड्स है तो आपको HIV जरूर होगा। HIV जो कि संक्रमण की अंतिम अवस्था है, अतः यदि एड्स होगा तो HIV निश्चित होगा, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि HIV संक्रमित व्यक्ति को एड्स हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एड्स का अर्थ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, एड्स का पूरा नाम या एड्स का फुल फॉर्म ये क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। या तो फुल फॉर्म कह लीजिए या तो इसका पूरा नाम या इसका अर्थ, एड्स का ये जरूर आता है मैक्सिमम एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, एड्स फैलता है, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, मतलब एड्स किसके द्वारा फैलता है? 4 ऑप्शन है आपके पास दिया है, इनमें से बताना है कि जो एड्स है वो किसके द्वारा फैलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी शारीरिक संपर्क से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पैरासीटामॉल उपयोग में लाया जाता है, इनमें से आपको बताना है कि जो पैरासीटामॉल है वो किसके उपयोग में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी शरीर के दर्द निवारण में। पैरासीटामॉल का उपयोग शरीर के दर्द निवारक तथा बुखार को कम करने के लिए किया जाता है, इसे ज्वरनाशक दवा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी दवा एंटीबायोटिक है? 4 दवा है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी एंटीबायोटिक है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी पेनिसिलिन, जो कि पेनिसिलिन प्रथम एंटीबायोटिक है। इसकी खोज की अगर बात करें तो दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वर्ष 1928 में इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में है हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी ऑक्सीजन का अवशोषण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य है वो ऑक्सीजन का अवशोषण करना है, क्योंकि राइजोबियम जीवाणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्य करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एनीमोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? आपको इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से बताना है कि एनीमोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पवन का वेग। एनीमोमीटर का उपयोग पवन का वेग मापने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गति का प्रथम नियम खाली स्थान है की परिभाषा देता है। इनमें से बताना है कि कौन सा गति के प्रथम नियम की परिभाषा देता है। इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी। जो गति का प्रथम नियम अर्थात न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम गति के जड़त्व एवं विराम के जड़त्व को परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या होगा? आपको बताना है इनमें से द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या होगा। इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बल। जो न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम के अनुसार अगर हम देखेंगे तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल वस्तु पर आरोपित बल के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? आपको बताना है कि इनमें से द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी समवेग कहलाता है। v अगर v वेग से गतिमान किसी m द्रव्यमान की वस्तु पर समवेग सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, जैसे कि समवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग यानी m इंटू v, अर्थात द्रव्यमान तथा वेग का जो गुणनफल होगा समवेग कहलाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दाब की SI इकाई क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों एंड रिपीटेड भी है कि बताना है कि जो दाब की SI इकाई क्या है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी पास्कल। आप बात करें SI पद्धति में दाब का मात्रक पास्कल होता है, और अगर हम बात करें 1 पास्कल बराबर कितना होता है तो 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। पास्कल को हम संक्षिप्त में PA भी द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बल बटे त्वरण बराबर क्या होता है? इनमें से आपको बताना है बल बटे त्वरण बराबर क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द्रव्यमान। अगर हम न्यूटन के द्वितीय नियमानुसार अगर देखें तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, अतः बल बटे त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। इनमें से आपको बताना है कि वह भौतिक राशि कौन सी है जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दूरी। दूरी की बात करें तो जिसमें बल हो गया, वेग हो गया तथा त्वरण, ये तीनों भौतिक राशियां सदिश राशियां हैं जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त किया जाना आवश्यक होता है, अतः इनके मान धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकते हैं। लेकिन अगर हम दूरी की बात करें दोस्तों, डिस्टेंस की बात करें तो यह अदिश राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है, अतः दूरी को ऋणात्मक रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लंबी कूद के दौरान एक एथलीट कूदने से पहले दौड़ता है, ऐसा क्यों करना पड़ता है? आपको बताना है कि जो लंबी कूद के दौरान होता है एथलीट उससे पहले कूदने से पहले दौड़ता है, ऐसा क्यों करना होता है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उससे उसका संवेग बढ़ता है। लंबी कूद के दौरान जब एथलीट को अधिक से अधिक दूरी तक क्षैतिज दिशा में कूद कर प्राप्त करनी होती है, अतः वह कूदने से पहले दौड़ता है ताकि वेग में वृद्धि करके वह अपने शरीर का संवेग बढ़ा सके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या कहलाता है? आपको बताना है इनमें से जो वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान होता है क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी त्वरण कहलाता है। वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान त्वरण कहलाता है। हम जानते हैं कि वेग समय ग्राफ को प्रदर्शित करने के लिए समय x अक्षर पर तथा वेग y अक्षर पर प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन एक सदिश राशि है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, मैक्सिमम एग्जाम में पूछता है कि इनमें से कौन एक सदिश राशि है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक सदिश राशि है। इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विस्थापन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जी का मान खाली स्थान है, आपको बताना है इनमें से क्या होगा। जी का मान क्या होगा इनमें से आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। आपको बताना है जो जी का मान होता है वो पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है और जी का मान विषुवत रेखा पर कम और ध्रुवों पर अधिक होता है। जी का मान पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर भी कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आपको दिया है खाली स्थान की एसआई इकाई न्यूटन है, यानी बताना है कि इनमें से किसकी एसआई इकाई न्यूटन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी वजन और बल का एसआई इकाई न्यूटन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मंदन क्या है? आपको बताना है जो मंदन है वो क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऋणात्मक त्वरण है। मंदन की बात करते हैं, किसी गतिमान वस्तु पर बल लगाने से यदि इसका वेग बढ़ता है तो इसमें त्वरण उत्पन्न होता है, लेकिन यदि वस्तु का वेग बल लगाने पर घटने लगे तो यह ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? आपको बताना है इनमें से किस स्थान पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो शून्य हो जाता है। तो इसकी राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी की जो सतह से नीचे केंद्र की ओर चलने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाता है, जो कि पृथ्वी सतह से निश्चित गहराई पर गुरुत्व त्वरण का मान से कम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा विराम की अवस्था अथवा गति की अवस्था के विरोध की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? इनमें से आपको बताना है कि जो किसी वस्तु द्वारा विराम की अवस्था अथवा गति की अवस्था के विरोध की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी इसे कहते हैं जड़त्व। किसी वस्तु द्वारा अपनी विराम अवस्था एवं गति अवस्था में परिवर्तन किए जाने के प्रति विरोध की जो प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? इनमें से बताना है कि जड़त्व मापने की इकाई क्या है। इसके राइट आंसर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी द्रव्यमान, मास जिसे हम बोलते हैं। किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, अर्थात वस्तु का जो द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार इनमें से क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 1/6। अगर चंद्रमा पर वस्तु का भार हम देखते हैं तो 1/6 गुणे इसका पृथ्वी पर भार कितना होगा। इस हिसाब से अगर देखेंगे तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार हो जाएगा 1/6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेल में विस्फोट के बाद अनेक टुकड़े विभिन्न दिशाओं में गति करते हैं, इस दशा में किसका संरक्षण होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। मतलब अगर कोई सेल में विस्फोट हो जाएगा तो उसके जो टुकड़े हैं विभिन्न दिशाओं में गति करते हैं,
तो इस दशा में किसका संरक्षण होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी संवेग का होगा। किसी सेल के विस्फोट में इसके अनेक टुकड़े विभिन्न दिशाओं में गति करते हैं कि बाह्य बल के अभाव में निकाय का संवेग अचल रहता है, अर्थात निकाय इस दशा में संवेग संरक्षण का नियम का पालन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? आपको बताना है जो समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को इनमें से क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेग यानी वेलोसिटी कहलाता है। समय के साथ विस्थापन परिवर्तन की दर वेग होगा, वेग जो कि एक सदिश राशि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गति का द्वितीय समीकरण के बीच संबंध प्रदान करता है। आपको बताना है जो गति का द्वितीय समीकरण है किसके बीच संबंध प्रदान करता है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्थिति समय। जो गति का द्वितीय समीकरण वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में चली गई दूरी को व्यक्त करता है, अर्थात यह समीकरण वस्तु की स्थिति समय में संबंध स्थापित करता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान बीमीय सूत्र नहीं है? आपको बताना है इनमें से किस युग्मों में से भौतिक राशियों के समान बीमीय सूत्र नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बल एवं दाब, कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग तथा भार एवं बल समान बीमीय सूत्र वाले होते हैं। बल एवं दाब जो कि बीमा समान नहीं होती, बल की बीमा तथा दाब की बीमा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है, आपको इन्हें बताना है दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है उसके अनुसार क्या होगा। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। दो वेक्टर जिनका मान असमान है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। दो समान वेक्टर का परिणामी यदि विपरीत दिशा में है तो शून्य हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी वेक्टर राशि है? चार ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि इनमें से कौन वेक्टर राशि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी बल फोर्स का। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं सदिश राशियां यानी वेक्टर कहलाती हैं, जैसे हो गया वेग, बल, त्वरण आदि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सदिश राशि है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है दोस्तों। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी सदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कोणीय संवेग। आपको बता दें सदिश राशि वे राशियां होती हैं जिनमें दिशा एवं परिमाण दोनों होते हैं। कोणीय संवेग एक सदिश राशि है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? अभी पूछा सदिश राशि, अब इसमें से बताना है आपको कौन एक सदिश राशि नहीं है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब मैक्सिमम एग्जाम में ये रिपीट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी द्रव्यमान यानी मास। द्रव्यमान जो कि एक अदिश राशि है। द्रव्यमान में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। आप सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो निम्नलिखित में से अवयव के समस्थानिक की विशेषता क्या है? आपको बताना है कि अवयव के समस्थानिक की विशेषता इनमें से क्या है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी नाभिक में भिन्न संख्या के न्यूट्रॉन। समस्थानिक की बात करें तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ऐसे दो तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो को क्या कहते हैं? इनमें से बताना है कि जिनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी समभारिक। ऐसे दो तत्व हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो, उन्हें समभारिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किसी तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो वह
क्या कहलाते हैं? इनमें से बताना है आपको कि जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो उसे क्या कहते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए 2-3 बार, और मोस्ट रिपीटेड भी क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम एग्जाम में ये आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी समस्थानिक। किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो समस्थानिक कहलाते हैं। ऐसे परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तत्व के समस्थानिक का कभी नहीं हो सकता, इनमें से बताना है आपको जो तत्व के समस्थानिक है का कभी नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होती है अर्थात उसमें प्रोटॉनों की संख्या भी समान होती है, किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है अर्थात प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों का योगफल भिन्न भिन्न होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी खोज से संबंधित क्वेश्चन है सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आपको बताना है कि पॉजिट्रॉन की खोज इनमें से किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने वर्ष 1932 में की थी। पॉजिट्रॉन का जो प्रतीक होता है दोस्तों ऐसे होता है। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर तथा आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। आपको बताना है कि जो हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 1 होती है। जो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1 है, अतः इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 1 होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी तत्व का परमाणु भार 35 है तथा 18 इलेक्ट्रॉन है तो उस तत्व में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? आपको बताना है कि इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 18। अगर हम बात करें किसी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, अतः विशेष तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 18 होगी, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 17 होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किसी अणु में बंध कोण अधिकतम है? आपको बताना है किस अणु में बंध कोण अधिकतम है। इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी CO2। CH4 बंध कोण का मान 109.28 डिग्री होता है, H2O में 105 डिग्री होता है और BF4 में 90 डिग्री तथा CO2 में 180 डिग्री होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक तत्व के परमाणु दूसरे सभी तत्वों के परमाणुओं से निम्नलिखित में से भिन्न होते हैं। आपको बताना है कि एक तत्व के जो परमाणु होते हैं वो दूसरे सभी तत्वों के परमाणुओं से कैसे भिन्न होते हैं। इसकी राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परमाणु की संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक तत्व के जो परमाणु होते हैं दूसरे सभी तत्वों के परमाणुओं से परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भिन्न होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी 118। अभी तक 118 तत्वों की जानकारी हो चुकी है। अंतिम तत्व का अगर नाम की बात पूछे तो अंतिम तत्व का जो नाम है यूनोन सेप्टियम, यानी इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा UO। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। न्यूट्रॉन वे कण हैं जिनमें होता है। इनमें से आपको बताना है कि न्यूट्रॉन कौन सा कण है जिनमें होता है। इसकी राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोई आवेश नहीं। न्यूट्रॉन जो कि किसी पदार्थ के ऐसे मूल कण हैं जिन पर कोई आवेश नहीं होता है, क्योंकि वे विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में बिना विचलित हुए सीधे मार्ग से जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन सभी में से कौन सा आवेश रहित कण है? आपको बताना है इनमें से कौन आवेश रहित कण है। इसकी राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी न्यूट्रॉन जो कि आवेश रहित कण है। और अल्फा की बात करें, अल्फा किरणें तथा प्रोटॉन किरणें धनावेशित, बीटा किरणें ऋणावेशित तथा न्यूट्रॉन आवेश रहित कण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है। इनमें से 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, तत्व की करणक शक्ति। किसी तत्व की करणक शक्ति को छोड़कर निम्न को ज्ञात करने में परमाणु संख्या सहायता करती है। न्यूट्रॉनों की संख्या देख लेंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या होता है। प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करना हो तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या होता है। और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाला परमाणु है। 4 ऑप्शन है, आपको बस बताना है कि इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाला परमाणु है। इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी धन आयन। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो वह धन आयन बनता है। इस तरह उसमें पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाले परमाणु को धन आयन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। परमाणु विस्फोट में काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसके क्या परिणाम हैं। आपको बताना है कि जो परमाणु विस्फोट में काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसके क्या परिणाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। परमाणु विस्फोट में अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। यह ऊर्जा परमाणु के द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण के कारण बनती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है। इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी U-235। U-235 जो कि यूरेनियम का एक आइसोटोप है जो न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रक्रिया को जारी रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की थी। इसके राइट आंसर बात कर दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो दिया है इसमें कोई भी राइट आंसर ये गलत दिया हुआ दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डोबेनियर। डोबेनियर ने सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किया। मेंडलीफ ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाई जिसमें तत्वों को उनके परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया गया। आधुनिक आवर्त सारणी ब्रिटिश वैज्ञानिक मोसले ने प्रस्तुत की थी जिसमें तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल आवश्यक है। इनमें से आपको बताना है कि सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त सब्जी। यानी सीमेंट उद्योग में जो कि चूना पत्थर हो गया, कोयला हो गया, चिकनी मिट्टी हो गई, उर्वरक कारखानों के अमल, जिप्सम और कोयला कच्चे माल के तौर पर उपयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बीटा किरणों का वेग बराबर होता है। आपको बताना है कि जो बीटा किरणों का वेग किसके बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रकाश के वेग का 9/10। यानी बीटा किरणों का जो वेग होता है लगभग प्रकाश के वेग का 9/10 भाग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हीरा में 4 कार्बन एक दूसरे से अनुबद्ध हैं। आपको बताना है कि हीरा में जो 4 कार्बन है एक दूसरे से अनुबद्ध हैं। इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेट्राहेड्रल। हीरा में कार्बन परमाणुओं के मध्य जो है वो टेट्राहेड्रल बंध होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक खनिज नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि इनमें से कौन खनिज नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी स्लेट। स्लेट एक प्रकार का पत्थर है जो कायांतरित चट्टानों से बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थायोकॉल रबर है। आपको बताना है कि थायोकॉल किस प्रकार का रबर है। इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी संश्लिष्ट रबर। थायोकॉल एक संश्लिष्ट रबर है। थायोकॉल जो कि केमिकल कंपनी की स्थापना वर्ष 1929 में अमेरिका में की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कैफीन कहाँ पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों।
कैफीन कहाँ पाया जाता है? ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछता है, आपको बताना है कैफीन इनमें से किस में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बी और सी। कैफीन की बात करें तो ये चाय कॉफ़ी दोनों में पाया जाता है। और तंबाकू की बात करें दोस्तों तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस में आयनिक बंध बनता है? इनमें से आपको बताना है कि इन चारों में से किस में आयनिक बंध बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी KCl। KCl में आयनिक बंध बनता है। देख लेते हैं फार्मूला। तो KCl हो जाएगा K++Cl। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आपको बताना है जो इलेक्ट्रॉन का आवेश का निर्धारण किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी मिलीकॉन ने। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण मिलीकॉन ने किया था। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बन जाए हमारे चैनल के साथ। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।